सरफेस सरफेस केमिस्ट्री में हम उन प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं जो दो सरफेसेस के कांटेक्ट पॉइंट पे होते हैं। अब वो दो सरफेसेस होमोजीनियस भी हो सकती हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकती हैं। होमो का मतलब है दोनों सरफेसेस सेम फेस में भी हो सकती हैं, जैसे लिक्विड का लिक्विड के साथ इंटरफेस भी हो सकता है, सॉलिड एंड लिक्विड का भी हो सकता है, सॉलिड एंड गैस का भी हो सकता है। सरफेस केमिस्ट्री जो है इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी डेली लाइफ के अंदर भी, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी। इसके अलावा जो हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, चीज़ें यूज़ कर हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो उसमें बेसिकली जो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वो सारा कुछ भी हम स्टडी करेंगे अभी। फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स के बारे में, ये जो सरफेस केमिस्ट्री है इसको हमने दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। आज हम इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कल इसमें से जो कोलाइड्स के बारे में, कोलाइड का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके सारे इनकी स्टडी वो हम देखेंगे। तो सरफेस ऑफ सॉलिड आर इनहेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम देयर बुल्क पोर्शन। होता ये है कि आपके पास जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सरफेस होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी जो इंटरनल बुल्क मैटर होता है, जो बुल्क पोर्शन होता है, उससे ज़रा डिफरेंट होती है और उसी डिफरेंस को हम स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। सरफेस केमिस्ट्री में जो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें सबसे पहले है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन होता है एडहीशन ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ गैस, लिक्विड और डिसॉल्व सॉलिड टू अ सरफेस। कि एक सरफेस होती है आपके पास, एक सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर आके एडहीशन हो जाती है, चिपक जाते हैं या तो गैसेस के मॉलिक्यूल या लिक्विड के या सॉलिड्स के। ये एड्सॉर्प्शन फिजिकल भी हो सकती है, ये केमिकल भी हो सकती है। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, उसको अभी हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सरफेस पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। Chemical reaction that occur at the interface between two phases. These reactions can be catalyzed by the surface and often play a crucial role in heterogeneous catalysis. आम तौर पे जो सरफेस पे रिएक्शंस होते हैं उसकी बहुत फेमस एग्जांपल है कैटालाइसिस। ज़्यादातर जो सॉलिड फेस में कैटालिस्ट होते हैं, जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके सरफेस पे रिएक्शन होता है, उसके बाद जो कैटालिस्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से होने वाले रिएक्शंस को भी हम सरफेस केमिस्ट्री में देखते हैं। कैटालाइसिस होती क्या है? कैटालिस्ट वो स्पीशीज़ होती हैं जो किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज कर देती हैं, स्पीड अप कर देती हैं। कैसे स्पीड अप कर देती हैं कि हमें पता है इस बात का कि जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है उसके लिए रिएक्टेंट को एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, कैटालिस्ट जो है वो पाथ को चेंज कर देते हैं और लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे रिएक्शन रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। सरफेस टेंशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू श्रिंक इन एरिया, कि जो लिक्विड की मेनली सरफेसेस होती हैं उनको जब इनवर्ड पुल मिल रहा होता है, नीचे से अट्रैक्शन मिल रही होती है, जिस वजह से सरफेस एरिया उनका श्रिंक होता है। तो ये सरफेस टेंशन जो होती है इसमें भी सरफेस इन्वॉल्व है, तो इसको भी हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। वेटेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू स्प्रेड अक्रॉस और एडहेयर टू अ सॉलिड सरफेस। गीला करने की जो एबिलिटी होती है लिक्विड के दूसरे सरफेस को, जिसमें एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही होती है, इनको भी हम सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस अट्रैक्शन की ही फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल के दरमियान और एडहेसिव जो होती हैं वो डिफरेंट सरफेसेस के दरमियान होती हैं। सरफेस केमिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। Solid surfaces have the ability to attract the contacting species due to free valency or residual force on them. देखिए जो सरफेस केमिस्ट्री है, अगर आपके पास एक सॉलिड सरफेस है, उस सॉलिड सरफेस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरी स्पीशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो अट्रैक्ट करती है या तो उसकी वैलेंसी ऐसी, मतलब फ्री वैलेंसी उसके पास अवेलेबल होती है। ये फ्री वैलेंसी क्या होती है कि या तो उसको अपना ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए कोई अनसेटिस्फाइड मतलब बॉन्ड होता है उसका, या ये होता है कि कोई ऐसी अट्रैक्शन की फ़ोर्स, वो अट्रैक्शन की फ़ोर्स केमिकल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वो बाकी वंडरवाल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो भी होती हैं, जिससे एक सॉलिड सरफेस दूसरी स्पीशी को जो उसके साथ इन कांटेक्ट होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
तो वो जो दूसरी स्पीशी होती है वो आके इसके सरफेस पे यानी इस सॉलिड सरफेस पे जो अट्रैक्ट कर रही होती है इस पे एड्सॉर्ब हो जाती है। जैसे चारकोल जो है वो अमोनिया को एड्सॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, सिलिका जेल वाटर को एड्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। चारकोल जो है बाकी कलरेंट जो होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं शुगर वगैरह के अंदर, उनको भी एड्सॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। ये चारकोल है क्या और ये किस तरह से एड्सॉर्ब करता है ये अभी हम देखते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है इसके कंट्रास्ट में एब्जॉर्प्शन बुल्क फिनोमेना होता है, वो सरफेस तक नहीं रहता, उसमें मॉलिक्यूल अंदर तक थ्रू आउट जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। लेकिन एड्सॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आके एडहेयर होते हैं, चिपकते हैं, वो अंदर तक मूव नहीं करते। एड्सॉर्प्शन के अंदर दो बेसिक चीज़ें होती हैं, एक एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट जो है वो मटेरियल होता है जिसकी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होती है, या एड्सॉर्प्शन जिस सरफेस पे हो रही होती है उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सॉल्यूशंस के अंदर हमारा सॉल्वेंट होता है। जो स्पीशी एड्सॉर्ब होती है उसे कहा जाता है एड्सॉर्बेट, यानी जो सॉल्यूट जैसे हमारा सॉल्यूशंस में होता है ना, तो यहाँ पे सॉल्यूट का रोल जो है वो एड्सॉर्बेट प्ले कर रहा होता है और सॉल्वेंट का रोल जो है वो एड्सॉर्बेंट प्ले करते हैं। एड्सॉर्बेंट वो सरफेस है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होनी है और एड्सॉर्बेट वो सब्सटेंस है, वो स्पीशी है जिसने आके अटैच होना है। रोल ऑफ फ्री वैलेंसी आर रेजिडुअल फोर्स इन एड्सॉर्प्शन। अभी हमने कहा कि जो सॉलिड सरफेस होती है उसके पास या तो फ्री वैलेंसी होती है या रेजिडुअल फोर्स होती है जो दूसरी स्पीशीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस फ्री वैलेंसी का या अनसेटिस्फाइड अगर उसके बॉन्ड हैं या इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल हैं लोन पेयर की फॉर्म में जो दूसरी स्पीशीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस अट्रैक्शन का रोल क्या होता है एड्सॉर्प्शन में। एक तो ये एड्सॉर्प्शन साइट प्रोवाइड करते हैं। देखिए अगर किसी दूसरी स्पीशी ने आके अटैच होना है सरफेस के साथ, कोई साइट कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे आके वो अटैच हो सके। तो ये जो फ्री वैलेंसीज या अनसेटिस्फाइड बॉन्ड होते हैं सॉलिड सरफेस पे, ये एक्टिव साइट का रोल प्ले करते हैं और दूसरे मटेरियल को, दूसरी स्पीशी को जो इसके साथ इन कांटेक्ट होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन जो है वो बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकती है और ये अट्रैक्शन जो है वंडर वाल फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। दूसरा काम जो ये करते हैं वो सरफेस रिएक्टिविटी। ये जो रेजिडुअल फोर्सेस या फ्री वैलेंसी होती है ये सरफेस को रिएक्टिव बना देती हैं, जिससे दूसरी स्पीशी इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है और अट्रैक्शन के बाद एड्सॉर्प्शन जो फिनोमिना है वो होता है। चारकोल जो है कार्बन रिच मटेरियल होता है दैट इज़ प्रोड्यूस बाय हीटिंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज वुड, कोकोनट शेल, एग्रीकल्चरल वेस्ट। कि आप कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल ले लें उसको आपने एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना है, क्योंकि अगर आप उसको एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वहाँ पे कंबस्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और कंबस्शन में तो बर्निंग हो जाएगी ना, वो चीज़ जल जाएगी। हमने उसको जलाना नहीं है, हमने उसको उसके कंस्टिट्यूएंट में डिवाइड करना है। तो दिस प्रोसेस जब आप उसको एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलाइसिस या कार्बनाइजेशन। इसके रिजल्ट में क्या होता है, जितने भी वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं और बाकी जो आपके पास बचता है एक पोरस मैस, वो होता है चारकोल। चारकोल हैज़ बीन यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे जो जिस प्रॉपर्टी के साथ हमारा वास्ता है वो इसकी एब्जॉर्बेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। चारकोल हैज़ अ हाईली पोरस स्ट्रक्चर विद अ लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट मैस। अब इसका स्ट्रक्चर पोरस होता है, इस वजह से इसकी जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत एक्सेलेंट हो जाती हैं कि गैसेस जो हैं इनके पोर्स के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। चारकोल जो है आम तौर पे हम प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करना हो या एयर को प्योरीफाई करना हो, कॉन्टेमिनेंट्स वगैरह या इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाना हो, तो उसके लिए हम चारकोल यूज़ करते हैं। चारकोल एड्सॉर्ब अमोनिया, ये अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा। तो ये कैसे होता है, चारकोल अमोनिया को कैसे एड्सॉर्ब करता है। चारकोल अभी हमने कहा कि बनता कैसे है, पायोलाइसिस के रिजल्ट में आपको मिल गया। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, पोरस स्ट्रक्चर होता है, एक्सीलेंट एड्सॉर्बेंट एबिलिटीज़ होती हैं। तो पोरस स्ट्रक्चर की वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, उन पोर्स के अंदर गैस आके एड्सॉर्ब हो जाती है। फिर इस गैस में और जो चारकोल के अंदर मेनली कार्बन ही होता है, इनके दरमियान
इंट्रैक्शन जनरेट होता है जो कि मेनली वन डेर वाल्स फोर्सेस के फॉर्म में ही होता है। अमोनिया जो है वो एक पोलर गैस होती है, पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो ये फिर जो कार्बन होता है उसको अट्रैक्ट करती है। अब ये अट्रैक्शन जो है वो मेनली वन डेर वाल ही होता है क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। तो इस एड्सॉर्प्शन को बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो चारकोल और अमोनिया के दरमियान सिर्फ इंट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, किसी किस्म का केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा। जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है उसमें केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इनटू अ चारकोल इज प्राइमरली फिजियोजॉर्प्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसमें फिजिकल इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। तो अमोनिया जो है वो चारकोल सरफेस में एड्सॉर्ब हो जाता है और डिफरेंट वन डेर वाल जो फोर्सेस होती हैं वो इनको स्टेबल कर रही होती हैं। एड्सॉर्प्शन है क्या? द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द कॉन्टैक्टिंग स्पीशीज ड्यू टू फ्री वैलेंसी आर रेजिडुअल फोर्स ऑन देम। अभी ऊपर भी हमने बात की कि एड्सॉर्प्शन में ये होता है कि एक सरफेस जो होती है वो दूसरी स्पीशीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दूसरी कौन सी स्पीशीज़ को जो उनके साथ इन कांटेक्ट आ रही होती हैं। किस वजह से अट्रैक्ट करती है? क्योंकि सरफेस जो होती है आपके पास उसके पास या तो फ्री वैलेंसी होती है या रेजिडुअल फोर्सेस होती हैं। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, अभी जैसे हमने ऊपर भी बात की कि एड्सॉर्बेंट वो मटेरियल होता है जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होती है, वो कोई मेटल भी हो सकती है, कोलाइड्स भी हो सकते हैं। एड्सॉर्बेट वो सब्सटेंसेस होती हैं जो आगे एड्सॉर्ब होती हैं, वो भी गैसेस भी हो सकती हैं, कोई कंपाउंड भी हो सकता है। ये होती है एड्सॉर्प्शन। और अगर आप एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को रिमूव करवा रहे हैं तो इसे बोलते हैं डिसॉर्प्शन। यानी डिसॉर्प्शन जो है वो एड्सॉर्प्शन का अपोजिट फिनोमेना है। एड्सॉर्प्शन में हम एड्सॉर्ब करवाते हैं और डिसॉर्प्शन में हम उन एड्सॉर्ब सब्सटेंसेस को रिमूव करवाते हैं। एड्सॉर्प्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एड्सॉर्प्शन पॉजिटिव तब होती है जब मॉलिक्यूल ज़्यादा आके एड्सॉर्ब करते हैं, और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन वो होती है जिसमें एड्सॉर्प्शन का रेट कम हो रहा होता है। एब्जॉर्प्शन, ये है एड्सॉर्प्शन। और अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होती है उसमें एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे नहीं रहता बल्कि वो थ्रू आउट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो एक बुल्क फिनोमिना होता है। जैसे ये आपके पास है एड्सॉर्प्शन जिसमें मॉलिक्यूल आगे सरफेस पे एडहेयर करते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में वो अंदर तक पूरे मैटर के अंदर, पूरे बुल्क जो मैटर होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन जो है वो इंटरफेशियल सरफेसेस पे होता है, यानी जहाँ पे दो सरफेस एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होती हैं। वो दो सरफेसेस सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। गैस सॉलिड पे भी एडहियर हो सकती है, लिक्विड सॉलिड की भी एड्सॉर्प्शन हो सकती है, लिक्विड लिक्विड की भी हो सकती है, सॉलिड सॉलिड की भी हो सकती है, और गैस लिक्विड की भी हो सकती है। लेकिन गैस गैस की नहीं होती क्योंकि गैसेस के अंदर टोटली इंटरमिक्स हो जाती हैं और फिर वो मतलब थ्रू आउट जो है वो डिस्पर्स हो जाती हैं। एड्सॉर्प्शन इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये एक खुद ब खुद होने वाला फिनोमेना होता है एड्सॉर्प्शन जो है। अब अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो कल गिब्स फ्री एनर्जी में हमने कहा था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस तब होते हैं जब गिब्स फ्री एनर्जी कम होती है, लेस देन ज़ीरो होती है। तो इनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ होने की ये भी रीज़न होती है कि दो सरफेसेस या दो मॉलिक्यूल जब एडहेयर करते हैं एक दूसरे के साथ वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, उस दौरान वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए भी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। और जब सिर्फ ये जो फिनोमिना है जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है और इक्विलिब्रियम की स्टेज में डेल्टा जी जो है वो ज़ीरो हो जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कल भी हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये ज़ीरो होता है। डेल्टा जी होता क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होता है। ये डेल्टा एच यहाँ पे इंथॉल्पी चेंज था, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, डेल्टा एस चेंज इन इंट्रोपी है। तो जब मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते हैं, अब अगर सरफेस ये जो फिनोमेना है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, डेल्टा जी ज़ीरो हो गया तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा? टी डेल्टा एस के, ठीक है। डेल्टा एच टी डेल्टा एस दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब
When molecules are adsorbed, there is always a decrease in randomness of the molecule. देखिए पहले मॉलिक्यूल रैंडम थे, लेकिन जब वो एक सरफेस पे आके अटैच हो गए हैं, एड्सॉर्ब हो गए हैं, तो अब रैंडमनेस कम हो गई है. रैंडमनेस कम होने का मतलब है कि इंट्रॉपी जो है वो कम हो जाएगी. इंट्रॉपी कम होने का मतलब है कि इंट्रॉपी चेंज लेस देन जीरो हो जाएगा. लेस देन जीरो का मतलब है वो नेगेटिव हो जाएगा. जीरो से कम वाले इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. तो अब क्या होगा, जब जो आपके पास डेल्टा एच, हमने क्या कहा है, वो किसके इक्वल है, टी डेल्टा एस के. जब डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा तो ये आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा. तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो इंथैल्पी चेंज आपका वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, जिसका मतलब ये है कि आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है. एमसी ब्रेन ने ये इंट्रोड्यूस करवाई एक न्यू टर्म जॉर्प्शन की. जॉर्प्शन जो है वो रिप्रेजेंट करती है साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. यानी जब एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन इकट्ठे हो रही होती है तो इस प्रोसेस को या इसको नाम दिया जाता है जॉर्प्शन का. टी ग्रैहम ने यूज़ की एक न्यू टर्म ऑक्लूजन, जो कि उन्होंने कहा कि अगर जॉर्प्शन गैसेस के केस में हो रही है, यानी गैस अगर मेटल की सरफेस पे आके एब्जॉर्ब भी हो रही है और एड्सॉर्ब भी हो रही है, यानी हो आपके पास जॉर्प्शन ही रही है लेकिन गैसेस की मेटल सरफेस पे, तो ऑक्लूजन का नाम भी आप उसको दे सकते हैं. उसके बाद है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन दो तरह की होती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन. केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी कहा जाता है और फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन भी कहा जाता है. केमिकल नाम से पता चल रहा है, जिसमें गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस के साथ बाइंड होते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड्स. यानी ये एक केमिकल फिनोमिना होता है जिसमें केमिकल बॉन्ड बनता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के दरमियान. लेकिन जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है इसमें केमिकल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि वंडर वॉल फोर्सेस वगैरह या डिफरेंट टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के दरमियान. वो वंडरवाल फोर्सेस आपके पास कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की फॉर्म में हो सकती हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकता है, डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकती हैं वगैरह वगैरह. एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकल या इथाइल अल्कोहल जो है वो एड्सॉर्ब होता है निकल पे. ये है केमिकल एड्सॉर्प्शन की एग्जाम्पल. और नाइट्रोजन का माइका पे एड्सॉर्ब होना, ये है फिजिकल एड्सॉर्प्शन. अब इस इन एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये एड्सॉर्प्शन फिजिकल या केमिकल होती कैसी है. पहले देख लेते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन को. नाइट्रोजन ऑन माइका, ये माइका है क्या, माइका नेचुरली एक मिनरल होता है सिलिकेट ग्रुप का, जिसका स्ट्रक्चर होता है लेयर्ड फॉर्म में. इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो साइट का काम करते हैं, अट्रैक्टिंग साइट का काम करते हैं, जो कि नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं. अब यहाँ पे नाइट्रोजन एड्सॉर्बेट का यानी सॉल्यूट का रोल प्ले कर रही है और माइका जो सरफेस होगी ये एड्सॉर्बेंट का रोल प्ले करेगी. तो अब वो फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है माइका के अंदर वो नाइट्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. इस अट्रैक्शन के रिजल्ट में नाइट्रोजन आके उस माइका के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का बॉन्ड नहीं बना, सिर्फ इंट्रैक्शन हुआ है वंडरवाल फोर्सेस की फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की फॉर्म में इंट्रैक्शन हुआ है. तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है. अगर ये होता केमिकल सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन, जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन गैस ऑन टंगस्टन, उसमें क्या होता है, ये सरफेस पे होने वाला ही एक रिएक्शन है. केमिसॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑन टंगस्टन टिपिकली इन्वॉल्व द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. इसमें पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, एलिमेंटल फॉर्म में आते हैं, यानी ऑक्सीजन के दोनों एटम जो हैं वो अलग होकर एटॉमिक ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाते हैं. उसके बाद वो अब इंट्रैक्शन उनका होता है इस टंगस्टन सरफेस के साथ और फिर ये टंगस्टन ऑक्साइड बन जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जब एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा तो वो रिएक्टिव हो जाएगा. ऑक्सीजन सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो जब वहाँ यहाँ पे वो डिसोसिएट होगा पहले अपने एटॉमिक फॉर्म में, फिर वो बॉन्ड बनाएगा इस टंगस्टन के साथ, तो वो टंगस्टन ऑक्साइड बन जाएगा. अब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है एक लिहाज से. तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है और ये रिएक्शन टंगस्टन की सरफेस पे हो रहा है, यानी सरफेस पे टंगस्टन ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है. इसके लिए एग्जैक्ट कंडीशन देना पड़ती है तब ये फिनोमेना होता है. वो कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर या जो भी आपके पास कैटलिस्ट वगैरह अप्लाई करना है उसके बाद ये काम होता है.
तो ये अब केमिकल एब्जॉर्प्शन इसको या केमिसॉर्प्शन इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बना है टंगस्टन और ऑक्सीजन के दरमियान, चूंकि सरफेस पे रिएक्शन हुआ है तो इस लिहाज से ये केमिसॉर्प्शन है। डिफरेंस बिटवीन केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन, तो केमिसॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसमें बहुत स्पेसिफिक नेचर होती है एड्सॉर्बेंट की और एड्सॉर्बेट की, यानी दोनों का इंट्रैक्शन जो होता है, बॉन्ड बनता है, वो स्पेसिफिक स्पीशीज़ के दरमियान बनता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन इज़ फास्ट विद इंक्रीजिंग प्रेशर, इट कैन नॉट ऑल्टर द अमाउंट। इसमें एक समझने वाली बात यह है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब ये है कि उसका रेट जो है वो तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन अमाउंट चेंज नहीं होगी। मतलब ये है कि अगर एड्सॉर्बेट आपके पास जो है उसके पहले 5 मोल्स जो हैं वो एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पे वो 10 मोल नहीं हो जाएंगे, अटैच वही 5 मोल ही होंगे। लेकिन पहले अगर वो 2 मिनट में हो रहे थे तो अब प्रेशर ज़्यादा किया तो वो 1 मिनट में एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगी। यानी फास्ट हो जाएगा रेट, लेकिन अमाउंट उतनी ही रहेगी जितनी आपके पास एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट में कैपेसिटी है, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है। जब ये था प्रेशर का इफेक्ट, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रिएक्शन पहले बढ़ता है, केमिसॉर्प्शन पहले बढ़ती है, उसके बाद डिक्रीज होने लग जाती है। इसकी भी बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो केमिसॉर्प्शन इसलिए बढ़ती है कि केमिकल बॉन्ड बनना है ज़्यादा। अब आपके पास वो जो एनर्जी बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी का, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर क्या होगा, बॉन्ड जो प्रोडक्ट आपकी बनी है उसका भी डिसोसिएट होने लग जाएगा। तो टेम्परेचर जब स्टार्ट में आप बढ़ाते हो तो केमिसॉर्प्शन का रेट बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, यानी बढ़ाते मुसलसल रहोगे, तो फिर आपके जो केमिसॉर्प्शन है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट भी डिसोसिएट होने लग जाएगी। केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, क्योंकि इसमें बॉन्ड बन रहा होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन में, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, फ़ौरन हो जाता है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, इसमें कोई ख़ास उनकी इन्वॉल्वमेंट एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट का इंट्रैक्शन, मतलब ये तो सिर्फ एक वंडरवाल फोर्सेस टाइप इंट्रैक्शन है, इसमें कोई बॉन्ड वगैरह तो नहीं बनना, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक होता है। इन फिजिसॉर्प्शन व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, तो ये एक सरफेस पे आपके पास मॉलिक्यूल, अगर आप बाहर से प्रेशर बढ़ाओगे, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर फिजियोसॉर्प्शन कम हो जाएगी। देखिए इसमें जस्ट वंडरवाल टाइप इंट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कमी आएगी, जिससे फिजियोसॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ये हाई होती है, 40 से 400 किलो जाउल्स पर मोल के दरमियान एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है ऑलमोस्ट। ये मोनोलेयर होती है जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है। मोनोलेयर का मतलब है कि एक दफ़ा जब मॉलिक्यूल आके सरफेस के ऊपर अटैच हो गए उसके बाद मज़ीद लेयर फॉर्मेशन इसमें नहीं होती, क्योंकि केमिकल बॉन्ड है ये। एड्सॉर्प्शन अकर एट फिक्स साइट कॉल्ड एक्टिव सेंटर, इट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। एड्सॉर्प्शन जो होती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होती है, ये स्पेशल साइट्स के थ्रू होती है जिन्हें हम एक्टिव सेंटर्स भी बोलते हैं। एक्टिव सेंटर भी आगे हमने स्टडी करने हैं। केमिकल एब्जॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, यानी प्रॉपर एक जो रिएक्टेंट्स होते हैं पहले वो हाई एक इंटरमीडिएट स्टेज में जाते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होती है। लेकिन जो फिज़िकल एड्सॉर्प्शन है इसमें एनर्जी भी लो होती है, ऑलमोस्ट 40 किलो जूल पर मोल। मल्टी लेयर भी हो सकती है, यानी इसमें एक से ज़्यादा लेयर्स की फॉर्मेशन भी हो जाती है, क्योंकि जस्ट इंट्रैक्शन है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू अटैचमेंट हो रही है। ये हर साइट से हो सकती है, कोई स्पेसिफिक साइट का होना ज़रूरी नहीं है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें नहीं होती। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, अभी हमने कहा कि जो फिज़िकल एड्सॉर्प्शन है इसके केस में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होती है, केमिकल के केस में ज़्यादा होती है। तो वो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो है क्या?
आपके पास एड्जॉर्प्शन ज़्यादातर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे दो मॉलिक्यूल सरफेसेस के दरमियान एड्जॉर्प्शन करवाना चाह रहे हैं जो नेचुरल फिनोमिना नहीं है, जो स्पॉन्टेनियस नहीं है, आप उनको नॉन स्पॉन्टेनियसली करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको एनर्जी देना पड़ेगी। लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं जहाँ पे एंडोथर्मिक एड्जॉर्प्शन हो, ज़्यादातर केसेस में एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक इसलिए होती है कि जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट आती हैं, उनमें इंट्रैक्शन जनरेट होता है। अगर वो केमिकल है तो केमिकल बॉन्ड भी बन जाएगा जो कि फर्दर उनको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा होता है, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक्सोथर्मिक एड्जॉर्प्शन होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो जो सराउंडिंग की एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन को? सबसे पहले है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, और एड्जॉर्बेट है क्या? एड्जॉर्बेट वो स्पीशी है जिसने आके अटैच होना है, उसकी जो नेचर है वो भी इफ़ेक्ट करती है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन को। अगर उसके अंदर पोलर करेक्टर है तो उनमें ज़रा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, उनकी लिक्विफेक्शन वगैरह भी ज़्यादा इजीली हो जाती है, तो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन भी ज़रा ज़्यादा बेटर हो जाती है। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में पहले रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता था टेम्परेचर बढ़ाने पे, फिर डिक्रीज होता था, उसकी रीज़न अभी हमने ऊपर देखी है। जबकि फ़िज़िकल एड्जॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर आप तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी। प्रेशर की बात करें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में फास्ट ज़रूर हो जाता है लेकिन अमाउंट चेंज नहीं होती, यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन का जो केमिकल एड्जॉर्प्शन का रेट है वो फास्ट हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी, लेकिन अमाउंट उतनी ही एड्जॉर्ब होगी जो स्पेसिफिक है। लेकिन फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के केस में जो है वो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स एंड आइसोबार्स। तो पहले हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसो का मतलब होता है सेम, और बार जो है वो प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। तो एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स होते हैं जो आप सेम प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं। तो अब यहाँ पे जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो दो बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो इसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं एड्जॉर्प्शन को, एक प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। अब प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया तो दूसरा कौन सा बचेगा? टेम्परेचर। तो व्हेन अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ प्लॉटेड वर्सेस टेम्परेचर के, यहाँ पे आपने लेनी है x/m की रेशो, और x एक्सिस पे आपके पास होगा टेम्परेचर। ये x/m है क्या? x आपके पास अमाउंट होती है एड्जॉर्बेट की, यानी जिस स्पीशी ने एड्जॉर्ब होना है x उसकी अमाउंट है, और m मैस होता है एड्जॉर्बेंट का जिस पे एड्जॉर्ब होना है। तो ये x/m की रेशो को जो आप प्लॉट करते हैं अगेंस्ट टेम्परेचर, तो अगर तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी तो एड्जॉर्प्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज होगा, इसलिए डिक्रीजिंग कर्व आएगा आपके पास। अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो उसमें पहले इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो अमाउंट एड्जॉर्ब हो रही है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने अभी ऊपर ये बात की कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल को मिलती है तो रेट फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप मुसलसल बढ़ाते रहेंगे तो फिर रेट डिक्रीज़ होने लग जाएगा, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो बॉन्ड आपकी प्रोडक्ट के हैं फिर वो भी डिसोसिएट होने लग जाएंगे। तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीजिंग कर्व आता है, क्योंकि डिक्रीज होती है जो अमाउंट एड्जॉर्ब हो रही है वो, इसलिए क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो रही होती हैं। यहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन में पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इन्हें कहा जाता है आइसोबार्स, क्योंकि ये हमने सेम प्रेशर पे लिए। इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन x/m डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो उसकी रीज़न हमने देख ली कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो रही होती हैं, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में ये रेट इंक्रीज़ होता है क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भी डिक्रीज़ होने लग जाती है क्योंकि फिर बॉन्ड डिसोसिएशन भी स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद है, ये हमने देखे थे आइसोबार्स। अब हम देखते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स।
आइसो का मतलब वही सेम और थर्म का मतलब हीट या टेम्परेचर। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो अब हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेने। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो फिर हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, प्रेशर के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पे हम प्रेशर को चेंज करेंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। तो दो तरह के जो आइसोथर्म्स हैं वो स्टडी किए जाते हैं ज़्यादातर, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगोमेर जो है। तो पहले हम फ्रेंडलिक देख लेते हैं। इन्होंने ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया था x/m। ये x/m क्या है, x वही आपके पास है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट और m है आपके पास मैस एड्सॉर्बेंट का। तो ये उनकी रेशो वही जो ऊपर हमने अभी आइसो बार्स में भी देखी है। ये प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। फ्रेंडली के मुताबिक क्या है कि x/m यानी आपके पास जो अमाउंट एड्सॉर्बेट की एड्सॉर्ब होनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। जब आप कांस्टेंट हटाएंगे, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें वहाँ पे कांस्टेंट लगाना होगा। ये k यहाँ पे कांस्टेंट है k और ये 1/n, ये n वाला फैक्टर जो है ये भी फ्रेंडलिक कांस्टेंट है। यानी ये k एंड n आर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंडलिक। ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड, गैस एंड टेम्परेचर पे। तो ये आपको असल में बता क्या रहे हैं, ये आपको असल में ये बता रहे हैं कि प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो जो एड्सॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। x/m की जो रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। बाकी k और n यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे, सॉलिड की जो नेचर है, जो सॉलिड सरफेस है, और थर्ड फैक्टर होता है टेम्परेचर का। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेसेस। यानी ये फ्रेंडलिक आइसोथर्म्स जो हैं वो ये एप्लीकेबल उसी सूरत में होते हैं लाजमन कि आपकी जो सरफेस है वो सॉलिड हो और उसके ऊपर आप एडहेयर करवा रहे हैं, एड्सॉर्ब करवा रहे हैं गैस को। अगर आप सॉल्यूशन की फॉर्म में ले रहे हैं तो फिर हम प्रेशर के बजाय यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं कि बाकी सारा कुछ x/m वही है, वही k है आपके पास, लेकिन प्रेशर के बजाय अब हम कंसंट्रेशन ले लेंगे। ये इक्वेशन जो है अगर आप इसके दोनों साइड पे लॉग ले लें तो इसी की सेकंड फॉर्म भी आपको मिल जाती है। अगर आप इस इक्वेशन के दोनों साइड पे लॉग लें तो ये क्या बन जाएगा, log x/m इज इक्वल टू, लॉगरिथम का ये रूल होता है कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो ये log k प्लस और जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो 1/n log p। तो इस फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आइडेंटिफाई करें कि फ्रेंडलिक इक्वेशन है वो कौन सी जी। तो ग्राफ की बात करें तो x/m आपके पास y एक्सिस पे है और प्रेशर के लिहाज से हम इसको देख रहे हैं। तो फ्रेंडलिक ने अभी ऊपर हमें क्या कहा है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो x/m की जो रेशो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हाँ, एक ख़ास पॉइंट पे आगे, ख़ास प्रेशर पे आगे वो कांस्टेंट हो जाएगी। फर्दर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे भी तो उस पे x/m की रेशो पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये इक्वेशन जो है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो ये है कि ये लिमिटेड प्रेशर रेंज के अंदर तो एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप प्रेशर को बहुत लो कर दें या बहुत हाई कर दें तब ये एप्लीकेबल नहीं होती। और दूसरा, इसके अंदर जो कांस्टेंट्स हैं k और n वो भी वेरी कर रहे होते हैं टेम्परेचर के साथ या सॉलिड और गैस की नेचर के साथ। थर्ड ये कि इसकी कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो फ्रेंडलिक ने प्रोवाइड नहीं की थी। सेकेंड है हमारे पास लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। It was developed by Irving Langmuir in 1916 and based on several assumptions. इनके माइंड में कौन से assumptions थे? इनके माइंड में जो assumptions थे उनमें सबसे पहला ये था कि एड्सॉर्प्शन जो है वो हमेशा मोनोलेयर होती है। अभी हमने ऊपर केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस देखा, तो वहाँ पे भी हमने बात की थी मोनोलेयर की। और मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन जो होती है वो आमतौर पे केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन मोनोलेयर इस तरह से होती है कि इसमें जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं एड्सॉर्बेंट के, जो एड्सॉर्बेंट आपकी सरफेस होती है, एड्सॉर्बेंट आके उसको कम्प्लीटली कवर कर लेता है और फिर सेकंड लेयर बनने के चांसेस नहीं होते। सेकंड ये कि जो सरफेस आपकी होती है आपके एड्सॉर्बेंट की, जहाँ पे एड्सॉर्प्शन होनी है वो बिल्कुल एक होमोजीनियस सरफेस होती है, और जो आपके एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में नॉन इंटरेक्टिंग होते हैं। यानी हर मॉलिक्यूल जो है
वो यहाँ पे अलग से एक नॉन एसोसिएटिव या इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो कर रहा होता है, यानी उन मॉलिक्यूल्स का आपस में इंट्रैक्शन नहीं होता, वो आपस में जो एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल है वो इंट्रैक्ट नहीं करते, वो सिर्फ उस सरफेस के साथ इंट्रैक्ट करते हैं जिस सरफेस पे आके वो अटैच होते हैं। अपने इन अजम्पशंस के बेस पे लैंगमुइर ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दी थी जो कि है Q/m इज इक्वल टू K.P/1 प्लस K.P। यहाँ पे Q जो है वो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट जो कि एड्सॉर्ब होता है एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे, m जो है वो एड्सॉर्बेंट का मैस है, यानी Q अमाउंट है एड्सॉर्बेट की, m मैस है एड्सॉर्बेंट का, P यहाँ पे प्रेशर होता है और K जो है वो लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट होता है। तो इनके जो आइसोथर्म है उसके मुताबिक भी ग्राफ जो है वो एक डायरेक्ट रिलेशन वाला ही बनेगा कि प्रेशर बढ़ाने से जो एड्सॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है कि एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। एप्लीकेशंस की बात करें तो गैस मास्क जो होते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान चारकोल गैस मास्क जो थे वो दोनों जो कंट्रीज जिनके दरमियान वॉर चल रही थी, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, दोनों ने अपने वॉरियर्स को दिए थे। ये गैस मास्क जो चारकोल के बने होते हैं, ये जितने भी हार्मफुल गैसेस थे उनको एड्सॉर्ब करने का काम कर रहे थे। तो वो उन हार्मफुल गैसेस को जब एड्सॉर्ब कर लेते थे तो उनके जो वॉरियर्स थे फिर वो उनके असरात से महफूज हो जाते थे। हाई वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए वेसल्स के अंदर, ये हमने अक्सर मेडिसिन वाली जो बॉटल्स होती हैं उनके अंदर भी देखते हैं कि सिलिका जेल वगैरह रखी होती है जो कि मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करने का काम करती है ताकि वहाँ पे मॉइस्चर ना हो, उन पे इफ़ेक्ट ना हो मेडिसिन जो भी प्रेजेंट है आपकी वेसल के अंदर। प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स को, मेटल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करवाने के लिए आम तौर पे यही चारकोल यानी एक्टिवेटेड कार्बन जो है इसको यूज़ किया जाता है। ये एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है चारकोल की फॉर्म में, जिसे हम एक्टिवेटेड चारकोल भी कह रहे होते हैं, अपने हाई सरफेस एरिया की वजह से इन सारे पोल्यूटेंट्स को एड्सॉर्ब कर लेता है। एयर को प्योरीफाई करने के लिए चारकोल को यूज़ किया जाता है। एयर के अंदर जितने भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, आउटडोर इनडोर जितने भी तरह के होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। चारकोल जो है ये उन सारी इम्प्योरिटीज़ को एड्सॉर्ब कर लेता है। गैस सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन के लिए गैसेस के अंदर अगर डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं तो उनको प्योरीफाई करने के लिए भी हम चारकोल को यूज़ करते हैं। तो वो अपने उन पोर्स की मदद से मतलब वो एड्सॉर्ब कर लेते हैं, एड्सॉर्प्शन की एबिलिटी होती है इनके अंदर चारकोल वगैरह के अंदर, तो वो उन सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह को एड्सॉर्ब कर लेते हैं जिससे आपकी जो गैस है वो प्योरीफाई हो जाती है। कैटालाइसिस के अंदर एड्सॉर्प्शन का रोल होता है। कैटालाइसिस वही है कि जिसमें कैटलिस्ट की मदद से हम रिएक्शन की रेट को फास्ट करते हैं। कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्शन होता है, इस तरह से एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। आगे भी हम इसको डिटेल के साथ देखते हैं। इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन के दौरान भी हम यूज़ कर रहे होते हैं इनको। एड्सॉर्प्शन इज़ यूटिलाइज इन रिमेडिएशन ऑफ, मतलब जो सॉइल वगैरह है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या जो वाटर है उसके अंदर कॉन्टेमिनेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी हम एड्सॉर्प्शन यानी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो इन इम्प्योरिटीज़ को एड्सॉर्ब कर लें और हमारे जो सॉइल या वाटर है वो प्योरीफाई हो जाए। फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इनको एड्सॉर्प्शन का जो फिनोमेना होता है वो यूज़ हो रहा होता है। फूड के अंदर अगर कुछ आयोडाइज मतलब अनवांटेड कलर्स हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको डीकलराइज करने के लिए जो फ्लेवर्स ऐसे हैं जो कि मतलब रिमूव जिनको आप करना चाहते हैं उनको रिमूव करवाने के लिए हम एड्सॉर्प्शन के लिए डिफरेंट उनमें एड्सॉर्बिंग स्पीशीज़ को आमतौर पे एक्टिवेटेड कार्बन को ही ऐड किया जाता है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके अंदर भी जैसे टूथपेस्ट है, डिओड्रेंट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर भी एबिलिटी होती है ऑर्डर जो बैड स्मेल होती है उसको एड्सॉर्ब करने की। तो इस तरह से हम डिफरेंट एड्सॉर्बेंट यूज़ कर रहे होते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी। शुगर के अंदर इम्प्योरिटीज़ है उनको डीकलराइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है एनिमल चारकोल को। क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जो कि आमतौर पे हम सेपरेशन के पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि एक मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जाती है। तो इसमें जो स्टेशनरी फेज होती है उसके साथ एब्जॉर्ब होने की डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। इस बेस पे वो सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं
और क्रोमेटोग्राफी आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, एस्टिमेशन के लिए, इस तरह के पर्पसेस के लिए इस टेक्निक को परफॉर्म करवाया जाता है। ये आगे एनालिटिकल्स के अंदर हमने इसको पढ़ना भी है इंशाल्लाह। उसके बाद है कैटालाइज्ड रिएक्शन। Catalysis is an important branch of surface chemistry which is based on the phenomena of adsorption of materials on the catalyst surface. कैटालाइज्ड रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हम एक कैटालिस्ट अप्लाई करते हैं, वो कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करवा देता है। जैसे हेबर प्रोसेस की अगर हम बात करें जिसमें अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन होता है, एज अ रिजल्ट अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आयरन एज अ कैटालिस्ट यूज़ होता है और मोलिब्डेनम इस कैटलिस्ट के प्रमोटर के तौर पे काम करता है, यानी वो इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है। ये कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं आगे हम इनकी थ्योरीज देखते हैं। तो इस तरह से वेजिटेबल घी जो है, उसको बनाने के लिए ऑयल की जब हाइड्रोजिनेशन करवाई जाती है तो उस ऑयल की हाइड्रोजिनेशन के दौरान भी हम मेटेलिक कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं। मॉर्डेंट्स एंड डाइस वगैरह के अंदर भी एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा होता है कि ज़्यादातर जो डाइस होती हैं फैब्रिक वगैरह पे, कपड़े पे जब उनको यूज़ किया जाता है तो वो एड्सॉर्ब हो जाती हैं कपड़े के सरफेस के ऊपर। मॉर्डेंट्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होती हैं जो उन डाइस को फिक्स करने का काम करती हैं फैब्रिक के ऊपर। कैटालाइसिस क्या है? Catalyst is defined as a substance which alters the rate of chemical reaction without itself undergoing chemical reaction. कैटलिस्ट वो स्पीशीज़ होती हैं जो रिएक्शन के रेट को तो ऑल्टर कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होती हैं। खुद कंज्यूम ना होने का मतलब यह है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है वो वहाँ से सेपरेट आउट हो जाती है, मतलब उन पे इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन रिएक्शन के दौरान वो खुद को इन्वॉल्व करती हैं, तभी तो वो रिएक्शन को फास्ट कर पाती हैं। तो इस फिनोमेना को, जिसमें एक हम कैटलिस्ट के एक्शन को स्टडी करते हैं, इसे कहा जाता है कैटालाइसिस। कैटालाइसिस जो है वो होमोजीनियस कैटालाइसिस भी होती है, हेट्रोजीनियस भी होती है। होमोजीनियस का मतलब है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटालिस्ट सारा सेम फेस में होते हैं सब कुछ। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड अगर गैशियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे आप एज अ कैटालिस्ट यूज़ करें, ये भी गैशियस फॉर्म है। तो जब अब ये देखें हमारे रिएक्टेंट भी और बनने वाले प्रोडक्ट सल्फर ट्राईऑक्साइड भी गैशियस फॉर्म में होता है, तो अब सारा कुछ सेम फेस में है, ये होमोजीनियस कैटालाइसिस है। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस ये होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और कैटालिस्ट सब कुछ सेम फेस में नहीं होता। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम फेस में है, लेकिन प्लेटिनम जो है वो मेटेलिक फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। सेम नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो गैशियस फॉर्म में है, लेकिन आयरन जो है वहाँ यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, तो ये भी हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है। कैटालिस्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैटालिस्ट इज नीडेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एक केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जो कैटालिस्ट चाहिए होते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। कैटालिस्ट पूरे प्रोसेस के दौरान जो है उसकी अपने मैस पे या अपनी केमिकल कंपोजिशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। आखिर में जब वो रिकवर होगा तो उसका वही मैस होगा जो स्टार्ट में आपने ऐड किया था, और वही उसकी केमिकल कंपोजिशन होगी जो आपने ऐड की थी। कैटालिस्ट इटसेल्फ रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करवा सकता, मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ आप कैटालिस्ट रख दें और आपको कि रिएक्शन खुद ब खुद हो जाए। जब तक आप रिएक्टेंट्स को ऐड नहीं करेंगे रिएक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ ये करेगा कि जो रिएक्शन हो रहा है उसके रेट को चेंज कर देगा। सॉलिड कैटालिस्ट जो है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अ कैटालिस्ट कैन कैटालाइज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन। हर जो कैटालिस्ट होते हैं वो मखसूस रिएक्शन के लिए होता है, या यूँ कह लें कि हर रिएक्शन के लिए मखसूस कैटालिस्ट होता है। यानी ये नहीं होता कि एक ही कैटालिस्ट की मदद से आप कोई 4-5 डिफरेंट रिएक्शन को कैटालाइज कर लें। कैटालिस्ट रिड्यूसेस द टाइम फॉर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटालिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे डायरेक्टली असरअंदाज नहीं होता, ये सिर्फ ये करता है कि टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम जो है वो कम कर देता है। कैटालिस्ट इज़ हाईली इफेक्टिव एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पे कैटालिस्ट की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, और उस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। और प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट जनरली डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पे इफेक्ट नहीं होता इसका सिर्फ ये होता है कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालाइसिस। नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव कैटालाइसिस एक ऐसा अमल होता है जिसमें कैटालिस्ट की प्रेजेंस जो है वो आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा रही होती है। यानी होता ये है कि पॉजिटिव कैटालाइसिस अगर व्हेन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कंपेयर टू द रेट ऑफ द सेम रिएक्शन विदाउट द कैटलिस्ट, कि अगर आप सेम रिएक्शन को कैटलिस्ट के बगैर करवाते तो तब रेट स्लो होता, लेकिन जब आपने कैटलिस्ट अप्लाई किया तो रेट बढ़ गया। ये पॉजिटिव कैटालाइसिस है और कैटलिस्ट का आम तौर पे काम जो ऐड करने का मकसद होता है वो यही पॉजिटिव कैटालाइसिस ही होती है, जिसमें रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। अब ये जो कैटलिस्ट है ये अगर बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे इंजाइम कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं। बाकी डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ट्रांजिशन मेटल वगैरह या एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस जो हैं वो रोल प्ले कर रही होती हैं कैटलिस्ट का। नेगेटिव कैटालाइसिस होती है, इसे हम इनहिबिशन भी बोलते हैं, इनहिबिट हो जाना, रुक जाना। इसमें ये होता है कि आपके एक रिएक्शन का रेट पहले जो था वो ज़्यादा था, लेकिन इनहिबिटर के एडिशन की वजह से वो रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इनहिबिटर जो है कैन अकर थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, ये कंपेटिटिव भी होते हैं। इनहिबिशन जो होती है दो चीज़ें होती हैं आपके केमिकल रिएक्शन में जब आप कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं, एक आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ आप उसमें ऐड करते हैं कैटलिस्ट। अगर उसमें कोई थर्ड स्पीशी प्रेजेंट है जो इनहिबिटर का रोल प्ले करती है, जो कैटलिस्ट होता है ना इस पे मखसूस साइट्स होती हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट ने इसके साथ अटैच होना है, तो वो जो इनहिबिटर स्पीशी प्रेजेंट होगी वो कैटलिस्ट की साइट के साथ अटैच हो जाएगी, जिससे क्या होगा फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल तो उसके साथ अटैच नहीं हो सकेगा ना, तो इस तरह से रिएक्शन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव कैटालाइसिस। ये सम टाइम कंपटीशन में भी होती है, सम टाइम कंपटीशन के बिना भी होती है। कंपटीशन का मतलब यही है जो इनहिबिशन वाली स्पीशी प्रेजेंट थी वो आपके सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में थी कि अब सबस्ट्रेट ने अटैच होना है या इनहिबिटर स्पीशी ने अटैच होना है कैटलिस्ट के साथ। तो अगर इनहिबिटर स्पीशी हो जाएगी तो फिर सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकेगा और रिएक्शन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव कैटालाइसिस। इसके अलावा प्रमोटर्स भी होते हैं। प्रमोटर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, नाम से पता चल रहा है प्रमोट कर देते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी कि मोलिबेडिनम जो है वो प्रमोटर का काम करता है हेपर्स प्रोसेस में। कैटलिस्ट पॉइजनिंग हो जाती है। पॉइजनिंग का मतलब ये होता है कि इसमें कैटालिटिक पॉइजन डिक्रीज आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट के, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को या तो बहुत कम कर देते हैं या कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरह से ऑटो कैटालाइसिस भी होती है। ऑटो नाम से पता चल रहा है खुद ब खुद होता है कि सम टाइम एक रिएक्शन में बनने वाली प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट का रोल प्ले करने लग जाती है, तो इसे बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस। जैसे यहाँ पे आर्सेनिक जो है वो एक ऑटो कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। थ्योरीज ऑफ कैटालाइसिस, कैटलिस्ट कैसे काम करता है इसको वेरियस थ्योरीज की मदद से एक्सप्लेन किया जाता है। अब सबसे कॉमन बात तो हम यही कहते हैं कि कैटलिस्ट जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम बेसिकली दो थ्योरीज़ की मदद से। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है और दूसरी एड्सॉर्प्शन थ्योरी है जो कि कैटालाइसिस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के मुताबिक कैटलिस्ट जो है वो एक नया पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। ये आम तौर पे जो होमोजीनियस कैटालाइसिस होती है वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। इसमें होता ये है कि आपके पास है दो रिएक्टेंट्स जिन्होंने मिलके प्रोडक्ट बनानी है। फ़र्ज़ करें ए और बी रिएक्टेंट है और मिलने से ए बी प्रोडक्ट बनेगी। जब आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, सी फ़र्ज़ करें हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो वो कैटलिस्ट इन दो रिएक्टेंट में से किसी एक के साथ बाइंड हो जाता है जिसके साथ उसकी अफिनिटी बेटर होती है। तो सी फ़र्ज़ करें ए के साथ बाइंड हो गया, अब ये ए सी बन गया जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट वो स्पीशीज़ होती हैं जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए दरमियान में बनती हैं। उसके बाद ये ए सी जब दूसरे रिएक्टेंट के साथ इन कांटेक्ट आएगा तो फ़ौरन से प्रोडक्ट बन जाएगी ए बी, और सी जो है वो कैटलिस्ट दोबारा से रिकवर हो गया, ठीक है।
तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के मुताबिक जो कैटलिस्ट होता है वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ बाइंड हो जाता है जिससे इंटरमीडिएट एक बन जाता है, और फिर वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होता है और एज अ रिजल्ट फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और कैटलिस्ट रिकवर हो जाता है। जैसे आपके पास ये है बेंजीन और क्लोरोमीथेन के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया है, AlCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, एज अ रिजल्ट आपके पास प्रोडक्ट बन गई। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें टॉलिन की फॉर्मेशन हो गई, HCl तो बन गया। ये रिएक्शन कैसे हुआ, ये है आपके पास CH3Cl जो कि आपका एक रिएक्टेंट है। पहले स्टेप में ये मिलता है, कंबाइन होता है इस AlCl3 के साथ जो कि कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ से क्लोराइड अलग होगा, मिथाइल अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लोराइड जब इसमें ऐड होगा तो ये AlCl4 नेगेटिव बन गया और यहाँ पे CH3 यानी ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब देखें यहाँ पे कि कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन के अंदर, लेकिन वो आखिर में रिकवर हो जाएगा। उसके बाद बेंजीन जो है वो इस मिथाइल पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, जब इसके साथ ये अटैच हो जाएगा तो अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है असल में ये कि हाइड्रोजन भी तो बेंजीन में से एक रिमूव होगा तभी तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो सकेगा इसके साथ। वो हाइड्रोजन जो है वो जो क्लोराइड यहाँ पे ऐड हुआ था उसके साथ मिलकर दोबारा से HCl बन गया और ये AlCl3 अलग हो गया। अब इसमें क्या हुआ है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बना। पहले स्टेप में आपके कैटलिस्ट ने एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया और आपके पास एक इंटरमीडिएट बना, फिर वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। CmKClO3 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में और इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। तो पहले स्टेप में ये KClO3 मैंगनीज ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करता है जिसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और पोटाशियम क्लोराइड अलग हो गया। उसके बाद फिर अगले स्टेप में जो है ये मैंगनीज ट्राइऑक्साइड जो था, मतलब यहाँ पे MnO2 जो था ये आपका कैटलिस्ट था और ये आपका रिएक्टेंट था। तो उसके बाद फिर ये क्या हुआ, MnO3 जो है ये फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और ये जो आपका कैटलिस्ट था वो दोबारा से रिकवर हो गया। सेम आपके पास वाटर की फॉर्मेशन में कॉपर जो है वो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो होता क्या है, वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन, तो कॉपर पहले स्टेप में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना देता है, फिर वो ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है और जो आपका कैटलिस्ट है वो अलग हो जाता है। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है इसके मुताबिक जो कैटलिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और ये ठीक बात है कि कैटलिस्ट जो हैं वो स्पेसिफिक ही होते हैं, उनमें स्पेसिफिसिटी होती है और ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करवा देते हैं। अगर आप कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लिमिटेशंस इसकी ये हैं कि इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी जो है ये कैटलिस्ट पॉइजनिंग जो हो जाती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, या जो एक्टिवेटर्स या प्रमोटर्स होते हैं वो किस तरह से प्रमोट कर देते हैं एक्टिविटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसके अलावा ये होमोजीनियस कैटालाइसिस को तो एक्सप्लेन करती है लेकिन हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। दूसरी थ्योरी होती है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। लैंगमेयर ने एक्सप्लेन किया था जो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है उसको कि वो कैसे होती है। इस थ्योरी के मुताबिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर और फिर उसके बाद जो है वो एक जो प्रोसेस होता है कैटालाइसिस का वो होता है और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम बुल्क टू द कैटालिस्ट सरफेस, के रिएक्टेंट में से कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो कैटालिस्ट के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे, फिर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं उसके बाद मतलब एक दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट आएगी और देन फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कैसे होता है, इसमें होता ये है कि जो कैटलिस्ट है उनकी सरफेस पे स्पेशल एक्टिव सेंटर्स होते हैं। सरफेस ऑफ अ कैटलिस्ट इज़ नॉट स्मूथ, इट बेयर्स स्टेप्स या क्रैक्स या कॉर्नर्स होते हैं उसमें, और जो बड़ा एक कोऑर्डिनेटिवली जो है अटैचमेंट होती है दूसरे जो सबस्ट्रेट के इन एक्टिव सेंटर्स के साथ। उसके बाद जब उनमें अटैचमेंट हो जाती है यानी सबस्ट्रेट और एक्टिव सेंटर के दरमियान, तो फिर उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। यूँ इस तरह से एक्टिव सेंटर्स हैं क्या, एक्टिव सेंटर मेटल के जो भी आपका कैटलिस्ट है, मेटल ऑक्साइड है जिसके अंदर स्पेशल जिनका पोर साइज़ वगैरह भी, पार्टिकल साइज़ वगैरह भी बहुत मैटर कर रहा होता है, उनके अंदर उनके ऊपर स्पेशल साइट्स होती हैं जिन्हें आप एक्टिव सेंटर्स कह रहे होते हैं। जो आपकी सबस्ट्रेट होती है वो आके उन
सेंटर्स के साथ, उन एक्टिव सेंटर्स के साथ अटैच होती है। जो कैटलिस्ट पॉइजनिंग होती है वो इस तरह से हो जाती है कि सम टाइम कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि आके उन एक्टिव सेंटर्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो प्रमोटर्स होते हैं वो उन एक्टिवेटर्स या प्रोमोटर या एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो उन एक्टिव साइट्स को, एक्टिव सेंटर्स को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इंजाइम कैटालाइसिस, इंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ही होते हैं। इंजाइम आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दे कैटालाइज द केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं इंजाइम्स जो होते हैं नॉर्मल कैटलिस्ट के मुकाबले में भी। दे आर ऑफन प्रेजेंट इन कोलाइडल स्टेट एंड एक्सट्रीमली स्पेसिफिक इन कैटालाइटिक एक्शन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने काम में, यानी एक इंजाइम जो एक रिएक्शन के लिए मखसूस है वो सिर्फ उसी को कैटालाइज करेगा, दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज करने का रिस्पॉन्सिबल वो नहीं होता। ईच इंजाइम प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर लिविंग सेल, और फिर वो अपने पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है, जैसे पेप्सिन वगैरह हो गए। इसी तरह से जो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट किया जाता है, इसमें डायस्टेस इंजाइम इन्वॉल्व होता है और वो सिर्फ इसी रिएक्शन को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से जो यीस्ट कंटेन द इंजाइम जाइमेस, जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एथानॉल में। अब ये अपने काम में स्पेसिफिक है, यानी हर इंजाइम जो होता है वो अपने काम में स्पेसिफिक होता है, मखसूस होता है, और वो उसी रिएक्शन को कैटालाइज करने का रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए वो मखसूस है। इसी तरह से जो आपके पास माइकोडर्मा एसिटी ऑक्सीडाइसिस होता है वो अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। यूरिएस जो होता है वो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, इंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, एज अ रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर वो इंजाइम आपका अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी। तो ई यहाँ पे इंजाइम है जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, एस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जो कि आपका रिएक्टेंट है, ई एस जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और पी आपकी प्रोडक्ट। तो ये आपके इंजाइम की स्पेशल एक्टिव साइट है जहाँ पे आगे सबस्ट्रेट अटैच होगा, उसके बाद इंजाइम अलग और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है इनके कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं। इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट कन्वर्जन इज़ द, सबसे पहले बात कि ये हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं और हाईली एफिशिएंट होते हैं जितने भी इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक इंजाइम जो है वो किस तरह के से ट्रांसफ़र करता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर। ये रिएक्शन है आपके पास H2O2 का, डिकम्पोज हुआ, वाटर अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुई। अब ये जो रिएक्शन है इसके लिए नॉर्मली एक्टिवेशन एनर्जी होती है 18 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर आप अप्लाई करते हैं प्लेटिनम कैटलिस्ट तो वो एनर्जी जो है वो कम हो जाती है 11.7 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर आप यहाँ पे इंजाइमेटिक कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं तो वो हो जाती है 2 किलो कैलोरीज पर मोल। देखिए ये इस हद तक इंजाइम जो है वो एफिशिएंट होते हैं कि इस कदर ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं जिससे रिएक्शन जो है वो बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इंजाइम कैटालाइसिस हाईली स्पेसिफिक होती है। जैसे ये रिएक्शन है आपके पास एक जिसमें यूरिया की आपने हाइड्रोलिसिस करवाई है, अमोनिया और वाटर की फॉर्मेशन हुई। इसमें यूरिएस जो होता है वो कैटालिस्ट का रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन वो इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। अगर आपने सिर्फ यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो उससे भी रिएक्शन नहीं होगा, यूरिएस फिर इस रिएक्शन को करवाने का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे होते हैं, ये हमने पीछे भी बात की जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं।
तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इसलिए रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब उस ऑप्टिमम से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन वाला काम होना शुरू हो जाता है कि फर्दर बनने वाली प्रोडक्ट भी डिकम्पोज होने लग जाती है। इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर तक तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ेगा, लेकिन फिर जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का या 98 फ़ारेनहाइट का होता है। जब आपको फीवर होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो भी डिस्टर्ब होती है और इससे पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। आजकल एक न्यू इमर्जिंग कैटालाइसिस जो है इवॉल्व हो रही है वो है नैनो कैटालिस्ट। अभी इन पे फर्दर वर्किंग हो रही है और ये जो नैनो कैटालिस्ट हैं इनकी ये स्पेशलिटी है कि ये होमोजीनियस कैटालाइसिस का रोल भी प्ले कर सकते हैं और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयरन जो है और प्लेडियम जो है ये ज़ीरो वैलेंट स्टेट में ऐसा नैनो कैटालिस्ट एक्ट कर रहा है, एक्वस मीडियम में ये हो रहा है रिएक्शन, और एज अ रिजल्ट जो है वो आपके पास हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट, क्लोरीन की रिप्लेसमेंट हो रही है हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ये जो टेक्निक है ये अभी इमर्जिंग है, अभी इस पर फर्दर बहुत सारे काम की ज़रूरत है। नैनो कैटालाइसिस जो है इसका फ़ायदा ये है कि ये होमोजीनियस कैटालाइसिस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का 100% सिलेक्टिविटी के साथ परफॉर्म कर रही है और इससे आपको बड़ी एक्सीलेंट शील्ड भी मिल रही है। तो और ये होते क्या है, नैनो कैटल जो मटेरियल्स हैं मेटेलिक हैं, नैनो मतलब मेटल है, सिंपल या मेटेलिक ऑक्साइड है नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो वो इस कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही है। लेकिन इस पर फर्दर अभी बहुत सारी वर्किंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टडी आप लोगों ने इसको वहाँ से ही करना है कि एफएससी की बुक से और फिज़िकल केमिस्ट्री की जो बुक्स आपके पास हैं वहाँ से और बाकी इन्हीं नोट्स से इनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। ठीक है जी, अब आप मुझे बताएं